बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। जून की वो शाम मामूल के मुताबिक आज फिर गर्म थी। हवा बिल्कुल साकित होकर कहीं छुपी बैठी थी। सूरज मगरिब में रुपोश हो चुका था, जबकि धीरे धीरे तारीकी के साए फैल रहे थे। अब इस पार्क में भी खामोशी छा रही थी, जबकि पार्क में दो दोस्त आसिफ और इमरान एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। दोनों की बहस का मौजू गैर मराई मखलूकात थीं। इस खामोश जगह पर आकर वो अक्सर ही जिन्नों की बातें किया करते थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए पार्क से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं रूपोश हो गए। यहाँ से तकरीबन 35 मिनट की पैदल मुसाफत पर जनूब की तरफ एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है, जो आसपास के इलाकों में काफ़ी मशहूर है। वहाँ के लोग बहुत नेक और सादा लोग तबीयत के हामिल हैं। कॉलोनी से ज़रा हटकर एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, जो सिर्फ नाम का ही पार्क था। कॉलोनी के लोग पार्क में कभी कभार ही जाते थे, जबकि आसिफ और इमरान इसी कॉलोनी में एक ही गली के रिहायशी थे। अलबत्ता इनके घर जरा फासले पर थे और इनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। एक साथ मैट्रिक करने के बाद वो दोनों अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में FA के स्टूडेंट थे और कुदरत खुदा की कि वो दोनों अपने वालिदैन के इकलौते चश्मो चिराग थे। वो इकट्ठे ही जाते और वापस कॉलोनी में आकर इकट्ठे ही रहते। पार्क में बैठना उनका मामूल था। इमरान हंसमुख तबीयत का था, मगर न जाने क्यों गुज़िश्ता कई दिनों से वो चुप चुप सा रहने लगा था। आज रियाज के पूछने पर जब इमरान ने बताया तो उसने साफ तरदीद कर डाली कि ये उसका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं, मगर असल माजरे का सिर्फ इमरान को ही पता था। इसे रियाज की बात से कोई एतराज़ तो न था, मगर दिल के किसी कोने में एतकाद ज़रूर था, क्योंकि जो कुछ इसने चंद दिन पहले देखा था वो नाकाबिले फरामोश था। वो ये सब भूल जाना चाहता था, मगर ये कोई आम बात नहीं थी। ये वाकया उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। आज भी वो काफ़ी बेचैन नजर आ रहा था। उसके लहजे में एक उदासी और इस्तराबी थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा, न जाने किन सोचों में गोता जन। वो यूं ही टहल रहा था कि अचानक अपनी अम्मी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। अम्मी खाना लेकर उसके कमरे में आ पहुंची थी। बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इमरान से पूछा गया था। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो खफीफ सा मुस्कुराकर अपनी माँ से नजरें चुरा गया था। नहीं, कोई बात तो है, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? सानिया ने अफसरदा से लहजे में कहा और उससे बगौर देखने लगी। उफ वो अम्मी जान, कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सानिया ने हल्की सी सरगोशी की और कमरे से बाहर निकल गई। अब इमरान खाना खा रहा था, मगर उसकी सोचों का मरकज वो एक बंद गली थी। वो अपने ख्यालों में इस कदर गर्क था कि उसे पता ही न चला कब सानिया यानी उसकी माँ दोबारा कमरे में आई है। रात के 12 बज गए थे जब अचानक इमरान के मोबाइल पर रियाज का मैसेज आया। इमरान गोया चौंक उठा था। वो अभी भी इसी बंद गली के चक्कर में था, जबकि रियाज का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने जवाब में हाँ लिखकर मैसेज सेंड कर दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद इमरान को गुड नाइट का मैसेज मिल गया, मगर अब की बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब एक बार वो फिर बंद गली में मौजूद घरों के बारे में सोचने लगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हर तरफ सुकूत सा छाया हुआ था। पूरी कॉलोनी में खामोशी और पुरस्रार सन्नाटे का बोलबाला था। कॉलोनी के आखिर चौक में वो बंद गली हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल सुनसान और बियाबान लग रही थी। वहाँ और भी लोगों के घर थे, जहाँ बच्चों और बड़ों की आवाज़ें गूंजती थीं, मगर ऐसी रौनक सिर्फ दिन के उजाले में होती थी। शाम ढलते ही वहाँ हौलनाक सन्नाटा छा जाता था। हाँ, कभी कभार ऐसा अमल हो जाता कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ गली में सुनाई पड़ जाती,
वरना तो गली बंद बिल्कुल ऐसे लगती जैसे वहां रहने वाले सब गूंगे हों। गली के दोनों अतराफ के घरों की तादाद कुल मिलाकर 35 थी। 12 फुट चौड़ी वो गली काफी लंबी थी जो आगे से बंद थी। गली के नुक्कड़ पर मौजूद एक ऊंचे से मकान ने गली का रास्ता आगे से बंद कर दिया था, जहां रात को अंधेरा फैला होता। चौक में लगी अकेली ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी वहां तक जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देती थी। ये गली आज भी उसी तरह वीरान लग रही थी कि अचानक दूर से भागता हुआ एक कुत्ता आया और सीधा इस बंद गली की तरफ रुपोश हो गया। उसके दौड़ने की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। वो इधर उधर देखे बगैर ही गली में छाए अंधेरे में कहीं गुम हो गया। एक बार फिर हौलनाक माहौल जन्म लेने लगा। कुत्ता अंधेरे की काली चादर में कहीं रुपोश हो गया था कि अचानक इस बंद मकान की दूसरी मंजिल पर बाहर की जानिब लगी हुई खिड़की के तीनों पट बगैर किसी आवाज के खुल गए। वहां हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। खिड़की के पास एक साया सा लहरा रहा था। वो सफेद लिबास में मलबूस बिल्कुल खामोश वहीं खड़ा था। वो खिड़की के बाहर अंधेरे में न जाने कैसे झांक रहा था। फिर कुछ ही लम्हों में कुत्ते की एक भयानक और दिलदोज चीख उभरी और कॉलोनी की सुनसान गलियों में गूंजती हुई दर्दनाक फिजा में कहीं तहवील हो गई। कुत्ता अंधेरे से निकलकर वापस बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आया और चौक में चलती हुई ट्यूबलाइट के नीचे आ खड़ा हुआ। कुत्ता न जाने क्यों चिल्लाया था। वो हाँफता हुआ गली में छाए हुए अंधेरे को घूर रहा था और फिर एक दो बार भौंक कर एक तरफ भागता हुआ दूर कहीं रुपोश हो गया। मगर हैरत इस बात की थी कि इतनी जोरदार चीख गूंजने पर भी इस गली के किसी घर से कोई भी अमल बरामद नहीं हुआ। किसी भी घर में कोई रोशनी नहीं उभरी। कमरे में 0 नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में इमरान का वजूद बेड पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था, जिसे देखकर किसी परछाई का गुमान हो रहा था। वो न जाने कब का सो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार से सिरकता जा रहा था। पूरी कायनात खामोश थी। फिर देखते ही देखते सुबह हो गई। दिन मामूल के मुताबिक शुरू हो गया। आज शाम का वक्त हुआ तो इमरान और रियाज दोनों ही दोबारा पार्क की तरफ जाने लगे। आज उनकी बातों का मौजू कुछ और था। उनकी बातें आज भी बंद गली के गिर्द घूम रही थीं। यार, खुदा के लिए अब मान जाओ, बताओ ना, इस बंद गली का राज क्या है? रियाज ने एक बार फिर खफीफ सी सरगोशी की थी। सवालिया निगाहों से इमरान के खामोश अफसरदा चेहरे को देखने लगा। इमरान इसे कुछ देर तक बगौर देखता रहा। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद गोया हुआ, अच्छा तो फिर सुनो। अपने चौक से जाते हुए कॉलोनी के आखिरी चौक की बाईं तरफ जो पहली गली है वो आगे से बंद है। मैं इस गली के बारे में बता रहा था और आगे से तुमने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। इमरान ने स्पाट लहजे में कहा, सॉरी, मगर वो तो अपने इस चौक से काफी दूर है। तुम उस तरफ किससे मिलने गए थे? रियाज ने पूछा था। हाँ, काफी दूर है, इमरान ने सांस खारिज करते हुए कहा और फिर गोया हुआ। एक शाम में कॉलेज से आते ही सो गया। फिर जब आंख खुली तो शाम हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो गया। बिजली भी गई हुई थी। ऊपर से मोबाइल फोन का चार्ज भी खत्म हो गया था। गर्मी से बुरा हाल हो चुका था। मैं सहन में आकर यूं ही टहलने लगा और फिर वहीं चारपाई पर बैठ गया था। फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया, मगर शायद तुम सो चुके थे। तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैंने मोबाइल फोन को वहीं बेड पर छोड़ा और दराज हो गया। दीवार पर लगा हुआ क्लॉक रात के 12 बजा रहा था। मैं सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर मैं आज बहुत बेचैन था। कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। उस बंद गली का राज कैसे जानूं? बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया। घर वालों को बताए बिना ही बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास जाकर मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। अम्मी अब्बू सो रहे थे। मैं बड़ी खामोशी से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल आया। गली में इधर उधर निगाहें दौड़ाई। हर तरफ वीरानी सी फैली हुई थी। मैं सोचे समझे बिना ही अपने चौक में आन खड़ा हुआ और फिर एक तरफ चल दिया। हर तरफ खामोशी का राज था।
आसमान पर चांद और सितारे पूरे जोबन में चमक धमक रहे थे। उस रात मुझे खामोशी बहुत अच्छी लग रही थी। माहौल काफी खुशगवार और पुरसुकून था। मेरे उठते ही मेरे कदमों का रुख हारून चौक की तरफ था। चलते चलते मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई वजूद बड़ी तेजी से मेरे करीब से गुजरा हो। मैं अचानक लड़खड़ा सा गया। तेज धड़कते दिल के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक आवारा कुत्ता था। हांफता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। खुदा का शुक्र उसने मुझे काटा नहीं। मैं काफी दूर निकल आया था। अब मैं वहां पर मजीद रुकना नहीं चाहता था। फिर मैंने वहीं से वापस पलटने का फैसला किया। मैं घर की तरफ वापस आ रहा था कि मुझे वही आवारा कुत्ता एक ट्यूबलाइट के नीचे खड़ा दिखाई दिया। वो एक गली की तरफ मुंह करके बिल्कुल ही साकित खड़ा था। मैं उसे देखकर गोया डर सा गया कि अगर इसने मुझे काट लिया तो नई मुसीबत बन जाएगी। मैं उसके इधर उधर जाने का इंतजार करने लगा। वो कुत्ता काफी देर तक खड़ा रहा, इस गली में घूरता रहा जैसे वहां कुछ तलाश कर रहा हो। मुझे इस पर भी गुस्सा आ रहा था, इससे खौफ भी आ रहा था। मुझसे वहां मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बाजार में ताहद्दे निगाह खामोशी छाई हुई थी। रात काफी गहरी हो गई थी। मिलाखिर अचानक मेरे कदम खुद ब खुद घर की तरफ उठने लगे। मैंने जो ही कदम आगे बढ़ाए तो मैं बेइख्तियार किसी आहट के तहत पीछे देखने पर मजबूर हो गया। मैंने घबराते हुए फौरन पीछे देखा तो जैसे मेरे औसान खता हो गए। एक लम्हे में मुझे कई वहमो गुमान के झटके लगे। खौफ की एक तवील लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरायत कर गई। मेरे सामने इसी अंधेरे में एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। उसके नकूश बिल्कुल वाज़िह थे और वो मुझे खामोशी से घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरत अंगेज मायूसी थी और आंखों से बहता हुआ पानी दिल आवेज था। फिर देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गई। मैं तो लड़खड़ा कर रह गया। मैं वहां पर बेबस खड़ा कांप रहा था। फिर अचानक मेरे दिल के तारीक गोशे में एक ख्याल रोशन हुआ कि यहाँ से भाग जाओ, हो न हो ये कोई बदरू होगी। मैं बड़ी तेजी से भागने लगा। खुदा का शुक्र भागते हुए मैं गली के आखिर में आन खड़ा हुआ, मगर मेरी निगाहें अब भी आसपास कहीं कुछ महसूस कर रही थीं। मैं खौफ से निढाल हो गया था। हालांकि वो लड़की भयानक नहीं थी, मगर रात के अंधेरे में उसकी मौजूदगी मुझे किसी खौफ में मुब्तला कर रही थी। घर आकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसी दिन से लेकर आज तक मेरी सोचों का मरकज वही बंद गली है। कॉलेज से वापस आकर हर रोज उसी चौक बंद गली में जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस गली में आखिरी मकान बंद क्यों रहता है, और अब मुझे पता चला है कि वो कई सालों से यूं ही बंद पड़ा है। रियाज अपने दोस्त इमरान की ये बात सुनकर बिल्कुल पथरा सा गया था कि फिर वो कहीं किसी सोच में गोताजन हो गया। अब दोनों के दरमियान में गहरी खामोशी छा गई थी। बिलाखिर एक तवील गुफ्तगू के बाद दोनों में ये तय पाया कि आज रात को वो दोनों उस बंद गली में जाएंगे और उसका राज मालूम करने की कोशिश करेंगे। रात होते ही जब हर तरफ तारीकी छा गई तो वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता हारून चौक की तरफ बढ़ने लगे। वो बिल्कुल खामोश होकर हालात का जायजा ले रहे थे। गली में पुरस्रार सी रोशनी फैली हुई थी। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अच्छा सुनो, चाबी के बगैर ताला कैसे खोला जाता है? रियाज ने सरगोशी की थी और इमरान को अंधेरे में बगौर देखने में मुश्किल हो रही थी। क्या मतलब? तुम्हारे कहने के मुताबिक हम दरवाजा खोलकर अंदर जाएंगे? इमरान ने खौफसदगी से इस्तफसार किया। हाँ, हम इस मकान के अंदर जाएंगे, वरना कैसे मालूम होगा बंद गली का राज? रियाज ने जवाबन बाजार में फैले खफीफ अंधेरे में मुतलाशी निगाहें घुमाते हुए कहा था। मुझे तो लगता है कि इस मकान में भी कुछ है, इमरान ने सरासीमगी में कहा। तो तुम्हें क्या लगता है वहां पर कोई भी राज सिर्फ इस बंद गली तक महदूद है? वहां जो भी है इस बंद मकान में ही है, मगर वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये दोनों मंसूबा बनाने लगे कि बंद गली में जाकर मकान का ताला कैसे तोड़ा जाए और अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। थोड़ी ही देर के बाद वो बंद मकान के आगे पहुंच चुके थे, जिसका दरवाजा हर वक्त बंद रहता था
और खिड़कियों में एक साया सा लहराता महसूस होता था। पास पहुंचकर रियाज ने एक बार इधर उधर देखकर हालात का जायजा लिया, फिर हर तरह से बेनियाज होकर अपनी जेब से लोहे की बारीक सी तार का एक हाथ लंबा टुकड़ा निकालकर दरवाजे पर झुक गया, जबकि इमरान अपने 400 मुतलाशी निगाहों से बगौर घूर रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, मगर इस खूब अंधेरे में इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। काफी देर से रियाज इस बंद मकान के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे हल्की हल्की सी सरसराहट गूंजती हुई पूरी गली में खौफ फैला रही थी। फिर अचानक वो सरसराहट बंद हो गई। रियाज अपने पास खड़े इमरान को घूरने लगा। ताला खुल गया है। रियाज ने सरगोशी की और लोहे की संग आलूद गेट के दोनों पट खोल दिए। एक अजीब सी चरचराहट अंधेरे में गूंजती हुई कहीं मासूम हो गई। वो दोनों घर में दाखिल हो गए। दरवाजा खोलते ही सामने ऊपर को जाती सीढ़ियां काफी तवील थीं। वो अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा फिर से बंद कर चुके थे। दरवाजा बंद होते ही वहां गहरा सन्नाटा फैल गया था। वो अपना दिल डूबते हुए महसूस करने लगा। वो अजीब से नक्शे पर बना हुआ मकान था, जहां हर तरफ खौफ का राज था। रियाज ने अपनी जेब से फौरन टॉर्च निकाली और उसे रोशन कर दिया। टॉर्च की रोशनी में वो सामने का मंजर वाज़िह तौर पर देख सकते थे। इनके सामने सीमेंट की बनी हुई एक लंबी सी सीढ़ी थी, जिस पर जगह जगह गिरदो गुबार और मकड़ी के बेसुध जाले गुच्छों की मानद लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ बरसों से कोई न रहा हो। यहाँ मामूली सी बात भी होती तो आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। वो दोनों डरते डरते बड़ी आहिस्तगी से ऊपर चढ़ने लगे। इनके दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे, मगर एक दूसरे का साथ इनकी हिम्मत बंधे हुए था। वो हौसला करते हुए ऊपर पहुंच गए। वो एक छोटा सा हॉल था, जिसके छत पर हजारों मकड़ियों के बेतरतीब जाले सांपों की तरह लटक रहे थे। मिट्टी की एक मोटी तह हाल के ऊपर जमी हुई थी और गर्मी से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते तो कभी इन आलूदा जालों से लबरेज गारनुमा हाल को घूरते। इनके चेहरों पर वहशत और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे। रियाज बार बार टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा रहा था कि अचानक इसे दुराहा में एक बनी हुई खिड़की के कुछ आसार महसूस हुए। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ गया। यहाँ पर वाकई एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। रियाज ने खिड़की की संग आलूद कुंडी खोली और उसके तीनों पट खोलकर खुद खिड़की के पास ही खड़ा हो गया। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका इनसे टकराया और इन्हें सांस लेने में आसानी हो गई, वरना इस हब्स में वो रुक नहीं सकते थे। बाहर हर तरफ गुप अंधेरा और घरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने अपने ठिकाने में कहीं रूपोश था। गली में एक अंधोनाक खामोशी थी। वो हॉल में इधर उधर लड़खड़ाते हुए कदमों से चलते काफी पुरस्कार लग रहे थे। वो हॉल को मुतलाशी निगाहों से देख रहे थे, जैसे न जाने किसी अनदेखे वजूद की तलाश में हों। अचानक रियाज टॉर्च की रोशनी दीवार पर एक तरफ जामिद करके बड़ी गौर से उसे देखने लगा। दिल में हजारों वहम अपना सर उभार चुके थे। दहशत का काला उनफरियत उन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। शायद इस कमरे का दरवाजा है, जरूर इसके पीछे कोई और कमरा होगा। इमरान ने सरगोशी और खामोशी की तवील लहरों को चंद लम्हों के लिए तोड़ दिया था। वो दोनों इस कमरे में किसी दरवाजे के मुतलाशी थे। रियाज ने हाँ में सर हिलाया और इस मध्यम सी रोशनी की तरफ चल दिया, जबकि इमरान भी उसके साथ साथ चल रहा था। वो वाकई एक दरवाजा था। हैरत की बात यह थी कि दरवाजा बगैर कुंडी के ही बंद किया हुआ था। वो दोनों मुतजस्सिस निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर चंद सानिये यूं ही खामोशी से गुजर गए। अब की बार इमरान आगे बढ़ा और दरवाजे को खोलना चाहा। हाथ लगते ही दरवाजा एक खफीफ सी चरचराहट से खुल गया। वो दरवाजे में लटकते हुए जालों को हटाते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो काफी बड़ा कमरा था, जहां बाहर हॉल की निस्बत जाले और मिट्टी जरा कम थी। रियाज टॉर्च की मदद से पूरे कमरे का अच्छी तरह जायजा लेने लगा।
उसकी निगाहें पूरे कमरे की गर्दिश कर रही थीं। इमरान ये सब देखकर हैरत का मुजस्समा बन गया। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की शिकस्ता हाली का मुआयना कर रहा था। कमरे में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था, मगर बेतरतीब और मिट्टी से आलूदा किया हुआ। रियाज कमरे में चलते हुए एक तरफ फड़ गया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक वहीं खड़ा हो गया। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बाहर हॉल में कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। रियाज टॉर्च की रोशनी बाहर हॉल की तरफ घुमाने लगा, मगर बाहर उन्हें सिवाय लटके हुए जालों के कुछ नजर नहीं आया। वो एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसे अभी शक था जैसे कोई बाहर मौजूद है जो उन्हें हर पल देख रहा है। उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात जन्म ले चुके थे। उसका दिल न चाहते हुए भी तेजी से धड़क रहा था, जबकि उसका वजूद पूरी तरह कांप रहा था। तभी इन्हें रोने की आवाज आई। फिर एक इबरतनाक सन्नाटा हर सू छा गया था। ये आवाज कैसी है? क्या यहाँ कोई आ गया है? इमरान की मध्यम सरगोशी अंधेरे में हिचकिचाई हुई कहीं रूपोश हो गई थी। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि क्या है, रियाज ने खौफ छुपाते हुए कहा था। फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो ऊपर कमरे में जा चुके थे। टॉर्च की रोशनी में इन्हें वो कमरा पहले की तरह किसी वजूद से आरी नजर आ रहा था। बाहर हॉल में देखते हुए रियाज बुड़बुड़ाया और हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में कोई मौजूद नहीं था। काले अंधेरे में वो बिल्कुल सफेद लिबास में ज़ेबतन अब साकित और खामोश ही खड़ा था। उसके लिबास से वो कोई लड़की मालूम हो रही थी। टॉर्च की रोशनी के आगे वो बड़ी ही पुरस्रार लग रही थी। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुंजमद सी खड़ी होकर रह गई थी। बंद मकान के पुरस्रार माहौल में वो इस नामालूम लड़की को देखकर मबहूत से हो गए थे। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे ये पूछें कि वो कौन है और यहाँ वीरान मकान में आकर रो क्यों रही है। उनका दिल एक अनजाने खतरे की आगही देता तेज तेज धड़क रहा था। वो दोनों एक दूसरे को सवालिया निगाहों से बस घूरते ही जा रहे थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी सरगोशी नहीं उभरी थी। हर तरफ एक पुरसोज और दहशतनाक सा अंधेरा था जो बड़ा ही भयानक लग रहा था। फिर यूं ही वक्त आगे सिरकने लगा। कौन हो तुम? इमरान ने बमुश्किल अपनी मुंजमद जुबान को जुम्बिश दी और वो लड़की गोया चौंकते हुए उनकी तरफ पलट गई। उसकी खूबसूरत नीली आंखों से बहते आंसू अभी खुश्क नहीं हुए थे। वो कतरे मासूम और खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल आम इंसानों जैसी। वो दोनों उस लड़की को देखकर संभल चुके थे, मगर फिर भी अपने अलावा वहाँ किसी और इंसान का वजूद देखकर वो शशोपंज में मुब्तला हो गए थे। वो पुरस्रार लग रहा था और वो पुरतजस्सुस निगाहों से उसे घूरने लगे। बज़ाहिर वो बिल्कुल आम सी लड़कियों जैसी लग रही थी, मगर फिर भी वो दोनों मोहतात सी निगाहों से उसका जायजा ले रहे थे। तुम यहाँ बंद मकान में क्या कर रही हो? रियाज ने सुपाट लहजे से कहा था और उसे बगौर देखने लगा, जो उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। रियाज की बात सुनकर वो उसे बड़े गौर से देखने लगी, जैसे उसे रियाज की बात बिल्कुल भी पसंद न आई हो। मगर वो न जाने क्यों बददस्तूर अभी तक चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर रियाज और इमरान भी न जाने किन सवालों की गुत्थियां सुलझाने में लग गए। अब एक बार फिर वहां गहरी खामोशी का राज था। फिर ये सिलसिला तवील होता गया। काफी देर वो यूं ही आमने सामने खड़े बिल्कुल साकित और खामोश रहे। टॉर्च की रोशनी में उसका हुस्न किसी परी के जैसा मालूम हो रहा था, स्याह नागिन जैसी जुल्फें, जबकि परी चेहरा ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसकी रंगत फूलों की तरह महकती हुई थी और चेहरा मासूम शफाफ था। उसकी रंगत गुलाबी और पलकें लंबी और छुपी हुई थीं। उसकी नीली झील जैसी आंखें कयामत खेस लग रही थीं। वो हुस्न का एक अजीम शाहकार थी, जैसे किसी बादशाह की रानी हो या कोहे काफ की मलिका हो। उसके उदास और खामोश चेहरे पर एक मायूसी सी लहरा रही थी। वो किसी मजलूम बेहिसो हरकत रूह की तरह लग रही थी।
क्या तुम अपने घर से भागकर आई हो? इमरान ने तवील खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इमरान की बात सुनकर वो बौखला सी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हिचकिचाते हुए बोली और उन्हें बगौर देखने लगी। वो पहली बार बोली थी। उसकी आवाज़ भी उसके सरापाए हुस्न की मानित थी, जैसे किसी कोयल की मीठी चहकार हो। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? इमरान ने उसके बरहना पैरों की तरफ देखकर कहा। नहीं है जूते, वो मुख्तसर सा बोली। अच्छा, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? इमरान ने उसे इस्पात से लहजे में कहा और उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। रोजाना रोती हूँ, वो मुख्तसर से लहजे में बोली। क्या? उसके जवाब में इमरान हक्का बक्का सा रह गया और अपना मुंह खोले उसे हैरत से देखने लगा। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है? ये रियाज की आवाज़ थी, जो अंधेरे में किसी सरगोशी की तरह उभरती हुई अपना वजूद खो गई थी। मगर इस बार वो खामोश ही रही। उसकी नीली आंखों में अनगिनत सवाल थे, हजारों गम थे, मगर वो खामोश ही रही। क्या तुम पर किसी ने जुल्म किया है? देखो, तुम हम पर यकीन कर सकती हो, हमें साफ साफ बता दो। अगर तुम पर वाकई कोई जुल्म हुआ है तो तुम हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रियाज ने अपनी भुएं सकेटते हुए कहा और फिर खामोश सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। ये घर मेरे लिए वीरान नहीं है, मैं तो परसों से यहाँ रह रही हूँ। वो अचानक चीखी और उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। अब की बार उसकी आवाज में एक दर्द था। बेबसी में डूबा उसका चेहरा और खामोश आंखें अंगारों की माने दिख रही थीं। उसकी ये हालत देखकर वो थरथराने लगी। उनका वजूद खौफ से मसलूब होकर रह गया था। दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं और वो दिल ही दिल में वहां से कहीं भाग जाने की तरकीबें सोचने लगे। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मरी हुई हूँ, मैं तुम लोगों को क्या मारूंगी? वो धीमे से लहजे में बोली और अपनी दहकती हुई नजरें हटा ली। अब की बार उसके लहजे में शिद्दत नहीं थी, बल्कि बेबसी और मजबूरी थी। और रोते हुए वो सीधी तहखाने के कमरे में उतर गई, जबकि वो दोनों अभी तक हॉल में खड़े थरथरा रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। माहौल मजीद भयानक सूरत इख्तियार करने लगा था। वो दोनों न जाने कौन से वहम में गिरफ्तार हो चुके थे। तहखाने के कमरे से उसी लड़की की रोहानसी सिसकियां और सरगोशियां ऊपर सुनाई दे रही थीं। यार, बेचारी मजलूम लग रही थी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इमरान ने हिचकिचाते हुए कहा और रियाज उसे बड़े गौर से देखने लगा। रियाज ने कुछ सोचते हुए कहा और तहखाने की तरफ बढ़ गया। तहखाने के कमरे में हर तरफ खटाटूप अंधेरा था। हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। इस काले अंधेरे में किसी के रोने की आवाज दिलों को लरसा रही थी। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर अचानक ही वहां टॉर्च की धूधिया रोशनी फैल गई। अंधेरे का वजूद वक्फे वक्फे से बिखरने लगा। रियाज और इमरान तहखाने में उतर चुके थे। उन्हें देखकर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी। क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा? वो बेड पर बैठते हुए बोली। नहीं, आप बस हमें इतना बता दें कि आप रोती क्यों हैं, इमरान ने सपाट लहजे में कहा और रोशन टॉर्च का रुख उस पर कर दिया। वो लड़की अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तो ठीक है, फिर इधर आओ, मेरे पास बैठो। उस पुरस्कार लड़की के कहने पर दोनों जाकर बेड पर बराजमान हो गए। हम आपकी मदद करेंगे, आप प्लीज हमें सब कुछ बताइए, इमरान ने कहा। आज मैं तुम लोगों को अपनी दास्तान सुनाऊंगी। चाहो तो तुम लोग मेरा साथ देना, चाहो तो वापस लौट जाना। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर चाहती तो तुम लोगों को खौफजदा कर सकती थी, मगर तुम लोग खुद यहाँ चलकर आए हो। पुरस्कार राज का इंकिशाफ करने वो पुरस्कार लड़की उन्हें देखते हुए बोली, जबकि वो दोनों भी उसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। मेरा नाम आयशा है, बल्कि मेरा ये नाम कभी हुआ करता था। मेरी भी एक दुनिया थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। ये वीरान मकान कभी खुशियों और रौनकों से भरा होता था। हमारे इस छोटे से घर में हमारे साथ हमारे चचा भी हुआ करते थे। अब्बू तो बिजनेस के सिलसिले में
अक्सर दूसरे शहरों में रहा करते थे। इनका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता था। हमारी टेक्सटाइल की मिल थी जिसमें मेरा चचा बराबर का हिस्सेदार था। जिंदगी बड़ी हसीन और पुररौनक गुजर रही थी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन अब्बू को बिजनेस के हवाले से बैरून मुल्क जाना पड़ा। जाते वक्त अब्बू ने घर की सारी जिम्मेदारी चचा पर डाल दी और चचा भी रजामंद हो गए। अब्बू तो जा चुके थे, मगर फिर चचा का जुल्म हम पर कहर बनकर टूटा। वो अक्सर रात को देर से वापस लौटते, शराब के नशे में जो मुंह में आता कह देते। इन्होंने कई बार अम्मी को मारा, मगर हम ये बात सह लेते कि वो हमारे अपने हैं। मगर अपनों का जुल्म इस कदर कड़वा और संगीन होता है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात का जरा दुख नहीं था कि वो मुझे मारता है, मगर जब वो मेरी माँ को मारता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर मैं करती भी तो क्या, मारने पीटने के अलावा वो हमें डराता धमकाता भी था कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो सर्दियों की एक अबर आलूद शाम थी। उस शाम अब्बू मुल्क वापस आ रहे थे। वो शाम को किसी भी वक्त घर पहुंचने वाले थे। मैं और अम्मी घर में अकेले ही थे। चचा तो बताए बगैर आ जाते थे, हमें इससे कोई गर्ज भी नहीं थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब अब्बू घर आ पहुंचे। अब्बू पूरे 6 माह बाद घर आए थे। हम सब खुश थे। अब्बू ने चचा के बारे में पूछा तो हमसे रहा न गया। हमारे आंसू ने चचा की असलियत और जुल्म कहर की तशरीह कर दी। हमारा और था भी कौन जिसके आगे हम अपना दुख बयान करते। खैर वक्त गुजरने लगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। अब हम चचा का इंतजार कर रहे थे। फिर बैरूनी दरवाजे का ताला लगाए बगैर हम अपने कमरों में जा घुसे। मेरा कमरा तो यही तहखाने वाला था। मामूल के मुताबिक मैं कोई किताब पढ़ रही थी जब अचानक अब्बू की दिल शुगाफ चीख सुनी। मैं दब गई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे ऊपर पहुंचते ही मेरे कानों में एक दिलदोज चीख सुराख कर गई। अब की बार वो चीख मेरी अम्मी की थी, जो खून में लथपथ साकित निगाहों से सामने वाले शख्स को देख रही थी, जैसे पूछ रही हूँ, बताओ हमारा कसूर क्या है। अब्बू भी वहीं फर्श पर खून में लथपथ बेसुध पड़े हुए थे। उनकी खुली हुई जामिद निगाहों में हजारों सवाल थे जिन्हें शायद वो जालिम पढ़कर भी मुतमईन नहीं हुआ। मैं उस तहखाने का ऊपरी लकड़ी का तख्ता उठाकर सब देख रही थी। अपने अम्मा अब्बा का कातिल देखकर मैं सकते में आ गई, जबकि उसके चेहरे पर जुल्म की दास्तान लिखी थी, जिसे देखकर मैं बेजान सी हो गई थी। फिर वो कातिल मेरी जानिब पलटा। अपनी मौत देखकर मैं सर तपा कांप गई थी। वो मौत का फरिश्ता कोई और नहीं, मेरा अपना चचा था। उसे देखकर मुझे कोई होश न रहा। मैं सीढ़ियों से कटक गई। न जाने मैं कब तक बेहोश रही। जब होश आया तो एक तंग और बारीक जगह में बेसुध लेटी हुई थी। अपने आप को जिंदा देखकर मैं फौरन उठ गई, मगर अपने वजूद को वहीं छोड़ दिया। मगर मैं जिंदा नहीं, मर चुकी थी। मेरी रूह ने घर को वीरान नहीं होने दिया। उस दुनिया से मैंने नाता न तोड़ा, बल्कि अपने खानदान का बदला लेने का सोचने लगी। मगर मैं आज तक अपने माँ बाप का बदला नहीं ले सकी। बस उसी रोज से मैं अपनी बेबसी और मजबूरी पर रोती आ रही हूँ। आयशा अपनी आपबीती सुनाकर एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी। वो वाकई मजलूम थी और वो दोनों बड़ी बेबसी से उसे देख रहे थे। एक सफेद मोतियों जैसे आंसू देखकर शायद किसी का भी दिल भर आता। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाए काफी देर तक रोती रही। उसकी लड़खड़ाती आवाज एक नाकाबिले बयान दर्द था, अलम था, तकलीफ थी। इमरान और रियाज न जाने किन सोचों में डूबे हुए थे, जबकि आयशा अपना सर झुकाए अब बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। वो दुखों के समंदर में कई गोताजन थी। उदास चेहरे पर गमों के बादल अभी तक लहरा रहे थे। फिर वो अचानक गोया हुई। उस जालिम को मैंने कब का खत्म कर देना था, मगर उसने न जाने कौन सा तावीज़ पहन रखा है कि मैं उसके पास जा भी नहीं सकी। उसने खुद को बचाने के लिए मुझे इस बंद मकान में कैद करवा दिया। कई सालों से मैं इस हिसार में जकड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती।
आयशा की रूह ने खामोशी की चादर फाड़ते हुए सरगोशी में कहा। फिर चंद सातें खामोश रहने के बाद बोली, उस रात जब तुमने उस गली में किसी लड़की को देखा था तो वो मैं नहीं थी, कोई आवारा बदरूह थी। उसने मुझे यहाँ हिसार में कैद देखा तो इधर चली आई, मगर वो तो खुद भी जलकर भस्म हो जाती अगर मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करती। उस रात इत्तेफाक से तुम भी इस तरफ आए हुए थे, तुम्हें वही बदरूह नजर आई। बस उस बदरूह की वजह से तुम लोग मुझ तक पहुंच चुके हो। वो बदरूह वाकई ही किसी मसीहा से कम नहीं है। आयशा की रूह ने उन्हें सारी दास्तान सुना दी थी। अब वो खामोशी से देखने लगी थी। वो कुत्ता किसका है? मेरा ख्याल है रोजाना इधर होता होगा। रियाज ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। हाँ, वो कुत्ता अक्सर इधर उधर आता रहता है, कभी दिन के वक्त तो कभी रात के वक्त। एक पालतू जानवर है, मगर आवारा ही है। जानवरों को ऐसी मखलूकात अक्सर नजर आती हैं। उसने मुझे इस बंद मकान में देख रखा है, इसी वजह से वो इधर आता है। मगर अफसोस, इस गली में रहने वालों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आयशा ने संजीदगी से कहा और चुप हो गई। मगर उस जालिम शख्स ने यह सब किया क्यों? आखिर उसे क्या जरूरत थी? इमरान की आवाज थी जो काफी देर से न जाने किन भंवरों में गौताजन था। सिर्फ दौलत हासिल करने की खातिर, आयशा ने जवाबन कहा। उसके लहजे में दर्द ने एक बार फिर सर उभार लिया और वो सिसकने लगी। आयशा की रूह गमों और दुखों से चूर थी। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वो हर तरह से बेबस और लाचार थी, और जिसे देखकर वो दोनों दिल ही दिल में उसकी मदद करने को तैयार हो गए थे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम अपने हाथों से उनका इंतकाम लेना, हम उसका खात्मा बहुत जल्द करेंगे। रियाज ने पुख्ता अज़्म से सरगोशी करते हुए कहा। वो नहीं जानते थे, अगर कुछ जानते थे तो बस इतना कि वो आयशा का बदला लेने की खातिर उस कातिल को एक अज़ियतनाक मौत देंगे। आयशा उनकी शुक्रगुजार हुई थी। फिर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उसके नर्मो नाजुक गुलाबी होंठों पर रक्स कर गई, जो कमरे में सरसराती हुई कहीं मध्यम हो गई। पूरी कॉलोनी में शदीद अंधेरा फैला हुआ था। हर सी रूह अपने ठिकाने में छुपी नींद में मस्त सोई पड़ी थी। वक्त का पहिया किसी दश्त में रेत की तरह आगे ही सिरक रहा था। ऐसे में बंद मकान के तहखाने में मध्यम सी सरसराहट उभरती हुई महसूस हो रही थी। वहां छाए हुए काले अंधेरे को दौड़ती हुई टॉर्चों की सफेद रोशनी बड़ी ही पुरस्रार लग रही थी। फिर अचानक ही खफीफ सी सरगोशियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि तुमने ये नहीं बताया कि जब तुम उठी थी तो वो जगह कौन सी थी? रियाज ने कहा। इस कमरे में बेड के नीचे दीवार के पहलू से इस कातिल वहशी ने मुझे बेहोशी में जिंदा दफनाया था। आयशा की रूह ने गुस्सीले अंदाज में कहा। चंद सातें खामोश रहने के बाद फिर गोया हुई। मैं चाहती हूँ मैं जब अपना इंतकाम ले चुकूं तो तुम लोग यहाँ से मेरा मट्टी में मिला हुआ वजूद निकाल कर उसे मुसलमानों के तरीके से दफनाओ, ताकि मुझे निजात मिल जाए और अपने आलिम अरवाह में चली जाऊं। मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आयशा ने इल्तिजाया अंदाज में कहा और सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। रियाज ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। वक्त काफी बीत गया था। रात का चौबन अब मांद पड़ रहा था। आयशा की रूह इस बंद मकान में छाए हुए भयानक अंधेरे में कहीं गुम हो चुकी थी, और वो दोनों भी अपने अपने घरों को जा चुके थे। हमेशा की तरह वक्त रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर देखते ही देखते मशरिक से सूरज का सुर्ख गोल थाल नमूदार हुआ और वो दोनों कॉलेज चले गए। आज सारा दिन वो अजीब सी परेशानी में दो चार रहे, एक अजीब सी झुंझलाहट का शिकार थे। कॉलेज से वापस आकर वो सीधा पार्क में जा घुसे और अगला लाहे अमल सोचने लगे। यार, समझ नहीं आता क्या किया जाए। आयशा और उसके माँ बाप के कातिल को कैसे और कहाँ ढूंढा जाए? उस दरिंदे के बारे में ना ही आयशा जानती है ना ही हम। रियाज ने तजब्जुब में डूबे लहजे में कहा। तुम उसकी फिक्र न करो, मेरी नज़र में एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेगी। इमरान ने अपनी भुएं उचकाते हुए कहा। अच्छा, कौन है वो शख्सियत? रियाज ने हैरानगी से पूछा। जानते हो,
ہماری تحصیل میں ایک بزرگ ہستی رہتے ہیں، نام تو سنا ہوگا، سجاد نام ہے ان کا۔ ہم دونوں آج ان کے آستانے پر جائیں گے، چلو گھر سے تیار ہو کر آ جاؤ، یہیں پارک میں ملتے ہیں، عمران نے کہا تھا، اور پھر ریاض اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ دن بھر کی تمازت میں جھلستا ہوا سورج دھیرے دھیرے مغرب کی آغوش میں گرتا جا رہا تھا، شام کے سنہری پر زمین پر پھیل رہے تھے۔ وہ بابا جی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ بابا جی انہیں گہری متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ مایوس نہیں ہوا کرتے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا جی کی باادب آواز گونجی۔ وہ خیالوں سے باہر کود پڑے، پھر یک کے بعد دیگرے بابا جی کو ہر بات سے آگاہ کرنے لگے۔ بابا جی نے بڑے تحمل اور صبر سے ان کی باتیں سنی، پھر انہیں خاموش ہو جانے کا حکم صادر کر کے خود اپنی آنکھیں بند کر لی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ چند لمحے یوں ہی کوئی فٹ کرتے رہے، پھر اپنی آنکھیں کھول کر مسکرا دیے۔ میرے بیٹے، تمہیں اس لڑکی نے کیا کہا ہے کہ اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے؟ یہی بات ہے؟ بابا جی نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا جی، ایسا ہی ہے، انہوں نے سر جھکا کر سعادت مندی سے کہا۔ تبھی بابا جی مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، یہ جنات بڑے دھوکے باز اور چال باز ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ایسی ہی پرفریب باتیں کر کے انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ جنزادی جو تم لوگوں کو ملی ہے، یہ ایک بدروح نہیں، ایک جنزادی ہے، اگرچہ یہ بے ضرر ہے، مگر کبھی تم لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ یہ اپنی تنہائی سے گھبراتی ہے، اس کے گھر والوں اور اس کے خاندان والوں نے اسے قید تنہائی میں رکھا ہے۔ اس کی کچھ مشکوک حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والے اور جنات کے قبیلے کا سردار اس سے ناراض ہیں۔ اب یہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے تم لوگوں کو طرح طرح کے قصے سنا رہی ہے، تاکہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور یہ تم سے باتیں کر کے اپنا جی بہلائے۔ بابا جی نے اپنی بات مکمل کی تو عمران اور ریاض دم بخود رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بند گلی کا راز جنات کی یہ جیل ہوگا، جہاں برسوں سے سرکش اور باغی جنات کو قید کیا جاتا تھا۔ اس دن کے بعد سے چاہ کر بھی عمران اور ریاض اس بند گلی کی طرف نہیں جا سکے، کیونکہ جنات کب بدل جائیں کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔